हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ में। तो कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन के लिए। देख रहे हैं आप कि 1100 से अधिक भारतीयों को निर्वासित कर दिया गया है, डिपोर्ट कर दिया है। किस देश से? विवेक देवराय, काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यक्ति, उनका निधन हो गया है। इसराइल ने यूएन की एक एजेंसी पर ही बैन लगा दिया है। टीजीपी नाम्बियार इंपॉर्टेंट पर्सन है, इनका निधन हो गया है। और युद्धाभ्यास के बारे में जानेंगे, कई सारे युद्धाभ्यास है वो चर्चा करेंगे। योजना है उस रिलेटेड क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे और भी कई सारे टॉपिक्स हैं। तो शुरू करते हैं। और सबसे पहले इन्फॉर्मेशन बता दूं आपको कि दिवाली ऑफर जो चल रहा था, बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप है शार्प लर्निंग, वहाँ पर कोर्सेज चल रहे हैं। जैसे 71st बीपीएससी का जीएस फाउंडेशन बैच 2 शुरू हो चुका है और दिवाली ऑफर है। मात्र 2100 रुपये में जीएस की पूरी तैयारी आपकी करवा दी जाएगी और हैंड रिटन नोट्स भी मिलता है। टेस्ट है यहाँ पर, मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी भी कराई जाती है। उसके लिए पेपर राइटिंग कैसे हो ये सब बताया जाता है, सब कुछ ठीक है। इसके अलावा ISPCS करंट अफेयर्स का मेंबरशिप है जिस पर छूट चल रही है और बेसिक मेंबरशिप पर भी छूट चल रही है, तो ये खत्म होने वाली है छूट। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है। ऐप का नाम है शार्प लर्निंग, वहाँ से आप ये ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी उन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो विवेक देवराय, तो उनका निधन हो गया 1 नवंबर 2024 को। तो वह किस सलाहकार परिषद के अध्यक्ष थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते हैं इस तरह के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन। आंसर का प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, ठीक है, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद। तो प्रसिद्ध लेखक थे, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिस्ट थे। और 2017 से 2024 तक, यानी अपने निधन तक, जिस दिन डेथ हुई है उस दिन तक वो प्रधानमंत्री के जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उसके अध्यक्ष थे। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का जो काम होता है कि प्रधानमंत्री को सलाह देना आर्थिक मामलों के लिए, ठीक है। और 2019 में ये नीति आयोग के भी मेंबर रह चुके हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर होता है और उसी के ये मेंबर थे। एक गैर संवैधानिक ये स्वतंत्र निकाय है जिसका गठन भारत सरकार जो है खासतौर पर प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह देने के लिए ये सरकार गठित करती है। और ख़ासतौर पे इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति जो है, इसके अलावा MSME जो वहाँ जो उत्पादन है, इन सब देश दुनिया में जो हो रहा है उससे भारत पर आर्थिक इफेक्ट क्या पड़ने वाला है और कैसे हम बचें, ये सब का काम जो है ना वो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का काम होता है, ये सलाह देने का काम प्रधानमंत्री को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस देश ने 2023-24 यानी अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024 के बीच में अवैध प्रवास यानी इलीगल इमिग्रेशन के आरोप में वहाँ अवैध रूप से रहने के आरोप में 1100 से अधिक भारतीयों को भारत निर्वासित कर दिया है, यानी डिपोर्ट कर दिया है। एक किराए का विमान लिया गया और उससे उठाकर भारत भेज दिया गया है। आंसर का USA, अमेरिका से ये भेजा गया है और ये न्यूज़ द हिंदू में आप देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट खबर है ये। तो देखिए अमेरिका में जो फाइनेंशियल ईयर होता है ना, जैसे भारत में फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, भारत में होता है 1 अप्रैल से लेकर नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक का, ठीक है। लेकिन अमेरिका में जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अक्टूबर से अगले साल के 30 सितंबर तक का होता है, ठीक है। कब से कब तक? तो 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिख भी दिया है अक्टूबर से सितंबर 2024, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 1 साल, ये फाइनेंशियल ईयर है अमेरिका का, तो ये भी ध्यान रखना चाहिए आपको। तो इस अवधि में मतलब अवैध रूप से अमेरिका में रहने वाले करीब 1100 लोगों को वापस भेज दिए गए चार्टर विमान से, ठीक है। तो किसने भेजा ये? तो अमेरिका में एक US डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी है, यानी DHS। क्या है? US डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, DHS। तो वो जो है ना वो ये जो इमिग्रेशन है, इसके अलावा डिपोर्ट करना है, इन सब चीज़ों का काम देखती है। और तो 495 इंटरनेशनल फ्लाइट्स से करीब 145 से अधिक देशों के 1,60,000 से अधिक व्यक्तियों को विमान से भेज दिया गया है और इनमें 1100 भारतीय थे, ठीक है।
अमेरिका पहुंचने के लिए बहुत बेताबी है दुनिया भर के लोगों में, तो अवैध रूप से वो पहुंचते हैं। और अगर वैध रूप से भी पहुंचते हैं तो बहुत सारे ऐसे भारतीय हैं जिनके वीज़ा की अवधि समाप्त हो जाती है, फिर भी वहाँ तक वो टिके रहते हैं, रुके रहते हैं, तो इन सबको भेज दिया जाता है। तो ये सभी जो है ना 1100 वो वयस्क हैं, पुरुष और महिला, कोई नाबालिग इसमें नहीं था। निर्वासन की वजह क्या है, यानी रिपोर्ट करने की वजह क्या है? वजह वही है कि अमेरिका में अवैध रूप से वहाँ पर घुसे, जैसे डंकी प्रोसेस होता है ना, मैं आगे बताऊंगा, वैसे घुसे, या फिर वीज़ा की अवधि समाप्त होने के बावजूद वहाँ रुके हुए हैं, या फिर कोई ऐसा अपराध किया जिससे कानूनी स्थिति वहाँ की बिगड़ी, तो उठाकर भेज दिया गया, यहाँ पर भारत में भेज दिया गया, या उसका कानूनी आधार नहीं है वहाँ पर रहने का। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे कि पिछले कुछ वक्त में कितने भारतीय वहाँ पर पकड़े गए हैं, तो उसका आंकड़ा मैं दिखा देना चाहता हूँ ये। ठीक है, देखिए आपको मैं बताऊँ यहाँ पर कि कुछ वर्षों में जैसे 1100 लोगों को तो यहाँ भेज दिया गया है, लेकिन वहाँ ऑलरेडी बहुत सारे लोग रह रहे हैं। जैसे 2023-24 में 90,000 से ज़्यादा भारतीय वहाँ पर अवैध रूप से वहाँ पहुँचे और उनको पकड़ा गया है। 22-23 में 96,900 है, 21-22 में 63,900 है, और ये आंकड़ा आप देख रहे हैं, तो आंकड़ा जो ना वो बढ़ ही रहा है। 2023-24 में 22-23 की तुलना में थोड़ा सा कम है, 96,900 था, अब 90,415 है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या है ये कि अवैध रूप से वहाँ पर भारतीय पहुँच रहे हैं। ठीक है, और क्या करते हैं ये लोग? अवैध रूप से घुसकर शरणार्थी बनने की कोशिश करते हैं। अमेरिका का जो कस्टम और बॉर्डर प्रोटेक्शन जो डेटा है, उसका एक डिपार्टमेंट है, उसके अनुसार जो है ना वो क्या कि 2023-24 में वहाँ का जो फाइनेंशियल ईयर है ना, यानी 1 अक्टूबर से फिर सितंबर 2024 तक, अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024 तक, तो 29 लाख अवैध लोग अमेरिका में घुसने की कोशिश करते हुए पकड़े गए थे। इनमें से 90,415 भारतीय थे। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि वो गलती से पकड़े जाते हैं, ज़्यादातर वो जानबूझकर खुद को हवाले कर देते हैं कि हाँ मैं अवैध हूँ और यहाँ पर अवैध रूप से घुस रहा हूँ। क्यों? ये एक बहाना देते हैं वहाँ पर कि उनको अपने देश में यानी भारत में डर लगता है। डर कैसा? डर जाति का, धर्म से रिलेटेड डर है, आर्थिक स्थिति से डर है। ठीक है, ये सब का हवाला, सामाजिक रूप से डर लगता है, ये सब हवाला देते हैं कि हमारा भारत में रहना सुरक्षित नहीं है, और ऐसा कहकर ये लोग अंतर्राष्ट्रीय कानून का सहारा लेते हैं जिसके अनुसार वे शरणार्थी माने जाते हैं। तो 1100 लोग जो भेजे गए ना, तो इन पर पहले मुकदमा चलता है, वहाँ कैंप में रखे जाते हैं, और उनमें से ऐसे लोग होते हैं जिनको माना जाता है कि ये झूठ बोल रहे हैं कि इनको कोई दिक्कत नहीं है, तो उनको वापस भेजा जाता है। तो 1100 लोग ऐसे लोग हैं। ठीक है, और बाकी पर मामला चलता रहता है। जब ये हो जाता है कि हाँ सही में ये गलती से मतलब शरणार्थी के रूप में इनको मान्यता देनी चाहिए, तो शरणार्थी बना दिया जाता है उनको वहाँ पर। ठीक है, और एक न्यूज़ देख रहे हैं आप, प्यू रिसर्च सेंटर की, अमेरिकी थिंक टैंक है ये, तो उसकी रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका में जो है वो वहाँ पर जो भारतीय हैं वो तकरीबन 7,25,000 से अवैध प्रवासी हैं भारतीय। ठीक है, और ये अमेरिका में मैक्सिको और अल सल्वाडोर के बाद अवैध प्रवास की तीसरी बड़ी संख्या है। कितने लोग वहाँ हैं भारत के अवैध रूप से रह रहे हैं? तो ये 7,25,000 है। एक अनुमान लगाया गया है कि इतने लोग घुसे हैं। ओके, और अवैध रूप से घुसने के लिए डंकी प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। डंकी रूट क्या है? डंकी आपको मैं फिर से बताऊं, कुछ महीने पहले मैंने बताया था। डंकी रूट एक अवैध इमिग्रेशन टेक्निक के रूप में जाना जाता है, यानी अवैध आवर्जन तकनीक। यानी तो इसमें क्या होता है, ये भारतीय और कई देशों के लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। एक पिक्चर आई थी, ये फिल्म का एक पोस्टर है जिसमें आप देख रहे हैं शाहरुख खान को। ठीक है, तो दिसंबर 2023 में पिक्चर आई थी, डंकी मूवी आई थी। उसमें ये बताया गया था किस तरीके से अवैध प्रवास, मतलब अवैध रूप से अमेरिका पहुंचने के लिए
क्या क्या स्थिति झेलनी पड़ती है। ठीक है, और ये डंकी प्रोसेस इस तरीके से होता है, कई तरीके से होता है। देखिए क्या होता है, जैसे भारत है, भारत से पहले सीधे अमेरिका चले गए किसी बहाने से। प्रोसेस दूसरा है डंकी में कि पहले तुर्की गए या दुबई गए, तुर्की से मैक्सिको गए, मैक्सिको से पैदल चलते हुए किस तरीके से बॉर्डर पार कर लिया, अमेरिका घुस गए। अगला प्रोसेस है दुबई, दुबई से यहाँ अफ्रीका गए, अफ्रीका से लैटिन अमेरिका गए और यहाँ पार करते हुए और इसमें घुस गए अमेरिका। ठीक है, तो ये कई तरीके का ये प्रोसेस है जिससे वहाँ पर अमेरिका में लोग घुसते हैं। ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि ये जो भारत भेज दिया गया है उठाकर, तो क्या इससे मतलब सरकार ने कुछ नहीं किया क्या? देखिए सरकार उनका सहयोग कर रही है, भारत सरकार। दोनों देशों के बीच में तारतम्यता है और अवैध प्रवास को लेकर, यानी इलीगल जो इमिग्रेंट्स हैं जो भारतीय वहाँ पहुँचते हैं, वो गलत बात है। तो दोनों द्विपक्षीय समझौता भी है और जिसके तहत अवैध जो लोग रह रहे हैं उनको हतोत्साहित किया जाएगा और ये हतोत्साहन का ही एक प्रयास है कि वहाँ से लोगों को उठाकर भेज दिया गया है। ठीक है, तो वहाँ अमेरिका का कहना है इस मामले में कि भारत ने इस पूरी प्रक्रिया में, यानी भारत भेजने में और कानूनी चैनलों का, इन सब का सहयोग किया। जैसे वहाँ से भेजना है, अब किसी ने कह दिया कि हम तो भारतीय हैं, अब भारतीय हैं कि नहीं ये कैसे प्रूफ होगा? तो उसके लिए पहले डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए भारत में इसकी पुष्टि की जाती है। आप अगर अपने डंकी मूवी नहीं देखी है तो आप देखिएगा ज़रूर। ठीक है, उससे बहुत कुछ समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि भारत और अमेरिका इस मामले में मिलजुल कर काम कर रहा है। भारत जो है अमेरिका का एक महत्वपूर्ण साझेदार भी है और तस्करी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करता है। अवैध जो रूप से इमिग्रेशन है, अवैध रूप से एक दूसरे देशों में लोग जो रह रहे हैं उनको कंट्रोल करने में दोनों देश एक दूसरे को सहयोग करते हैं। ठीक है, तो स्पेशल फ़्लाइट्स भारत के लिए आई हैं और उसके ज़रिए लोगों को यहाँ लाया गया है। ठीक है, हाँ, भारत लौटने के बाद बड़ी समस्या होती है, खासकर जो लंबे समय से अमेरिका में रह रहे हैं उनका सब कुछ छिन जाता है, वो उनको भारत भेज दिया जाता है, तो उनके लिए एक बड़ी समस्या होती है। तो इन सबको हतोत्साहित करने का काम इस प्रोसेस के ज़रिए होता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चर्चा थी जो मैंने आपको बताया। और वहाँ पर चुनाव चल रहा है और ट्रंप और कमला हैरिस दो मुख्य, उन दोनों के बीच में टक्कर चल रही है अमेरिका में। एक बार अमेरिका ले चलते हैं, प्यारा भारत है अपना, और अमेरिका चलते हैं, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है यूएसए, और यहाँ जो ये इस जगह पर रेड कलर में देख रहे हैं यहाँ अमेरिका है। ठीक है, तो यहाँ चुनाव चल रहा है और जो भी रिज़ल्ट आता है देखते हैं, उसके बारे में भी आपको हम डिटेल बताएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और हाँ, इससे रिलेटेड यूपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन प्रश्नों पर विचार करें या इन कथनों पर विचार करें कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी निर्वाचन सहित आवर्जन प्रवर्तन की देखरेख करता है। दूसरा है वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान लगभग 1100 भारतीय नागरिकों को यूएसए से निर्वासित किया गया, जिसमें चार्टर और वाणिज्यिक उड़ानों का उपयोग किया गया। डीएचएस ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 145 से अधिक देशों से 1,60,000 से अधिक व्यक्तियों को निर्वासित किया, जिसमें भारत के साथ अवैध प्रवासन को रोकने के लिए विशेष समन्वय किया गया, मतलब दोनों देश मिलजुल कर। तो इसमें आंसर होगा 1, 2 और 3, ये तीनों। ठीक है, वाणिज्यिक उड़ानों का भी इस्तेमाल किया गया और चार्टर का भी इस्तेमाल किया गया, तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी है, वो उसको जो है ना, वो जो 9/11 का हमला हुआ था उसके बाद इसको काफ़ी जिम्मेदारी दी गई थी। आगे बढ़ते हो दोस्तों, पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए, और जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे पहले ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा, इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र की किस राहत और विकास, इसके अलावा कार्य एजेंसी, राहत और कार्य एजेंसी, उस पर अक्टूबर 2024 में प्रतिबंध लगा दिया, जिससे लाखों फिलिस्तीनी शरणार्थियों की सहायता पर संकट आ गया है। क्या है, किस एजेंसी की बात हो रही है यहाँ पर? यहाँ पर बात हुई है UNRWA। ठीक है, क्या है UNRWA? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म
मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजीज। ठीक है, हिंदी में कहेंगे फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी। इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। उद्देश्य क्या है? तो 1948 में जो अरब इजराइल युद्ध हुआ था उसमें जो बहुत बड़े पैमाने पर जो फिलिस्तीनी लोग विस्थापित हुए थे अलग अलग जगहों पर, कहाँ पर विस्थापित हुए थे वो बताएंगे आपको। तो जो विस्थापित हुए थे, जो दूसरी जगह जाना पड़ गया था, तो उन शरणार्थियों को सहायता करना, उनकी एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, सोशल सर्विसेज और इमरजेंसी सर्विसेज सहित बहुत सारी जो आवश्यक सर्विसेज हैं वो प्रदान करने का काम इस एजेंसी के पास में है। अब सवाल ये होगा कि ये एजेंसी कहाँ पर काम करती है। तो देखिए, मैंने बताया अरब इजराइल युद्ध जो हुआ था ना 1948 में, उसकी वजह से बहुत सारे फ़िलिस्तीनियों को अलग अलग जगहों पर जाना पड़ा था। जैसे वेस्ट बैंक जो फ़िलिस्तीन का इलाका है, वहाँ पर 9 लाख से ज़्यादा लोग हैं। गजा में आप देख रहे हैं कि 15 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ हैं। सीरिया में फ़िलिस्तीनी भाग के वहाँ पहुँचे थे, काफ़ी ज़्यादा हैं। जॉर्डन पहुँचे थे, वहाँ तो 23 लाख के आसपास है। इसके अलावा लेबनान भी पहुँचे थे। तो इन तमाम जगहों पर ये जो एजेंसी है ना, ये एजेंसी क्या नाम है, UNRWA, तो ये काम करती है और वहाँ पर हेल्प करती है। ठीक है, अब सवाल यहाँ पर होगा कि इजराइल ने आखिर क्यों इस पर बैन लगा दिया है। एक बार मैप के ज़रिए चलते हैं। प्यारा भारत रहा अपना, और अब चलते हैं पश्चिम एशिया की ओर, जिसको मिडिल ईस्ट कहते हैं, अमेरिका और यूरोप के लोग। ठीक है, तो यहीं पर ये इजराइल आप देख रहे हैं और ये फ़िलिस्तीन है। फ़िलिस्तीन के काफ़ी इलाकों पर इजराइल का कब्जा है। तो इजराइल ने कहा है कि सुरक्षा पर संकट है और इस वजह से हमने UNRWA इस पर बैन लगाया है कि वो इजराइल और फ़िलिस्तीनी क्षेत्रों पर वो काम नहीं कर सकता है। अब आप कहेंगे कि इजराइल जो है फ़िलिस्तीनी क्षेत्रों में कैसे मना कर सकता है? भाई इजराइल में मना कर देगा कि इजराइल में काम ना करो। देखिए, फ़िलिस्तीन जो है ना, ये जो फ़िलिस्तीन का एक तो गाजा स्ट्रिप है, गाजा पट्टी कहते हैं, जहाँ पर ये युद्ध हो रहा था। ठीक है, तो अब क्या है कि ये जो वेस्ट बैंक है, यहाँ कहने को तो ये फ़िलिस्तीन का इलाका है, लेकिन यहाँ पूरा का पूरा जो पुलिस है, कंट्रोल है, वो सब जो है इजराइल का है। पूरा दखल इजराइल का, मतलब इजराइल ही कंट्रोल करता है। कहने को बस फ़िलिस्तीन का एक वेस्ट बैंक इलाका है। ठीक है, तो उसका ये कहना है कि भाई ये लोग जो है ना, ये जो एजेंसी है UNRWA, तो ये वहाँ पर जो हमास है उसके साथ मिलकर गड़बड़ी कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको जो है ना वो बैन करना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, तो ये स्थिति है। ओके, अब सवाल ये होगा कि ये जो है UNRWA, इसके पास फंड कहाँ से आता है? मुख्य रूप से अमेरिका देता है फंड, जर्मनी, यूरोपीय यूनियन, ये सब स्वैच्छिक योगदान के जरिए देते हैं। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको देना ही है फंड ज़बरदस्ती, और उसी से ये सब सहायता होती है। कुछ फंड जो है यूनाइटेड नेशंस जो है वो भी अपने से निकाल के देता है। ओके, और इसके UNRWA के लगभग 30,000 फ़िलिस्तीनी कार्यकर्ता हैं और इनमें से 200 से ज़्यादा लोगों की मौत इजराइल के साथ जो हमास का युद्ध हुआ है उसमें मौत भी हो चुकी है। ठीक है, तो ये एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे काम करता है, जिसमें मैंने पहले बताया, हेल्थ से रिलेटेड काम करता है, सामाजिक सेवाएं, आपातकालीन सुविधाएं, ये सब का काम करता है। तो 2 तरह के बिल पारित किए हैं इसराइल ने। एक तो यह है कि इसराइल के संप्रभु क्षेत्र के भीतर UNRWA का संचालन और उसका कोई भी एक्टिविटी नहीं हो सकती है, और इसराइल के सरकारी कर्मचारी और UNRWA के बीच में संबंध को ख़त्म किया जा रहा है। ओके, तो ये पूरा ये किया जा रहा है। ठीक है, इसराइल का ये कहना है कि सुरक्षा पर संकट है, क्योंकि उनमें जो काम कर रहे लोग हैं वो हमास से जुड़े हुए हो सकते हैं, और उसका जो एजुकेशन सिस्टम है वो इसराइल के विरोध में बहुत सारे
बातें दिमाग में भरता है, राजनीतिक असहमति है, ये सब चीज़ें कहता है। जबकि UNRWA का कहना है कि ऐसा नहीं है, किसी भी आतंकवादी गुट से हमारा कोई संबंध नहीं है, और अगर किसी का ऐसा दिखता है तो उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपने समझा। तो इस टॉपिक पर ये जो प्रश्न बनाया गया है तो ये PCS लेवल का है। UPSC में किस तरह के सवाल आते हैं इससे रिलेटेड, तो देखिए इस तरीके से आपसे कहा जाएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या क्या है, तो UNRWA का गठन 1949 में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए सहायता प्रदान करने हेतु किया गया था, तो बिल्कुल सही बात है। UNRWA मुख्य रूप से 5 क्षेत्रों गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, सीरिया, लेबनान और जॉर्डन में काम करती है, जहां पर फिलिस्तीनी शरणार्थी हैं, तो बिल्कुल ये सही बात है। तीसरा क्या है, UNRWA का वित्त पोषण यानी फाइनेंस जो है ना, पैसे देने का काम, वो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के अनिवार्य योगदान से होता है, ये बात गलत है। ठीक है, स्वैच्छिक योगदान से होता है, खासतौर पर अमेरिका, यूरोपीय देश, यूरोपीय यूनियन, ये सब इसमें फंड करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 और 2, यानी ये बी सही आंसर होगा, केवल 1 और 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। किस औद्योगिक समूह के संस्थापक TPG नाम्बियार का निधन हो गया 31 अक्टूबर 2024 को? आंसर होगा BPL। क्या है BPL जो कंपनी है ना, वो काफ़ी पुरानी है, आप जानते ही होंगे। तो उसी के संस्थापक थे, TPG के नाम से काफ़ी मशहूर थे, इतने ही नाम से काफ़ी मशहूर थे। पूरा नाम जो है ना गोपालन नाम्बियार था, तो उनका निधन हो गया 31 अक्टूबर को। ये BJP के लीडर रह चुके थे और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर के ससुर थे। वे 94 ईयर के थे, और आपको बताऊं कि 1980 और 90 के दशक में उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में काफ़ी अग्रणी थे ये, और इन्होंने उससे पहले भी 1963 में ही लाइसेंस राज के दौरान BPL की स्थापना की थी। हालांकि 1991 में जब भारत में आर्थिक उदारीकरण आया, तो फिर BPL को जो दक्षिण कोरियाई कंपनियां हैं, जैसे LG है, सैमसंग है, तो इन सब से काफ़ी कंपटीशन का सामना करना पड़ा था, और फैमिली में ही बहुत सारे डिस्प्यूट हुए थे। तो इसकी वजह से कंपनी जो है ना, वो प्रतिस्पर्धा से काफ़ी पीछे हट चुकी है BPL कंपनी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निरस्त्रीकरण सप्ताह ये कब मनाया जाता है, कब से कब तक? तो ये 24 से 30 अक्टूबर तक। ठीक है, और यूनाइटेड नेशंस जो है वो ये दिवस आयोजित करता है। ठीक है, लक्ष्य ये कि निरस्त्रीकरण हो, किस चीज़ में, खास तौर पर जो परमाणु हथियार है ना, उन सब को कंट्रोल किया जाए। ओके, तो संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है यहाँ पर। उसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, मुख्यालय न्यूयॉर्क में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक बार फिर याद दिला दूं आपको कि दिवाली ऑफर जो है ना वो ख़त्म होने वाला है, तो काफ़ी छूट चल रही है, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं आप। और 71st BPSC का GS फाउंडेशन बैच 2 ये शुरू हो चुका है, आज से क्लासेस हैं। तो ये बाइलिंगुअल है, मुख्य तौर पे हिंदी में क्लासेस होंगी, नोट्स भी मिलेगा, इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ बताई जाएंगी। दिवाली सेल है, छूट चल रही है, और ये 4 नवंबर तक इस रेट में था, लेकिन बच्चों का काफ़ी डिमांड आया कि दिवाली के बाद 2-4 दिन और रुक जाइए, तो 8 अक्टूबर तक ये जो है ना फ़ी रखा गया है। ठीक है, तो ज्वाइन कर सकते हैं आप, काफ़ी फ़ायदा होगा। GS फाउंडेशन बैच है 71st के लिए, प्री और मेंस दोनों की तैयारी इसमें करा दी जाएगी। ठीक है, ऐप पर जाइए, वहाँ पर काफ़ी डिटेल में सब कुछ बताया हुआ है। और अभी दिवाली सेल में आपको ISPCS मेंबरशिप जो करंट फोर्स का है उसमें काफ़ी छूट मिल रही है, और बेसिक मेंबरशिप में भी छूट मिल रही है, तो ऐप में आप देख सकते हैं। शार्प लर्निंग नाम का ऐप है। ठीक है, गूगल प्ले पे मिल जाएगा, सर्च करेंगे शार्प लर्निंग, या फिर सन में प्रकाशित सर्च कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दिया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत और किस देश की सेना के बीच नवंबर में युद्धाभ्यास हुआ है वज्र प्रहार नाम से? क्या है वज्र प्रहार? तो ये किस देश के साथ हुआ है? आंसर होगा USA, अमेरिका के साथ भारत ने ये एक्सरसाइज किया है। 2 से 22 नवंबर तक अमेरिका के इडाहो राज्य में ये आयोजन किया गया, और दोनों देशों के
45 जवानों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। ओके, तो सेना की बात हो रही है। भारतीय सेना प्रमुख कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। और CDS कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात रही। अमेरिका के साथ कई सारे युद्धाभ्यास होते हैं। एक तो ये है, वज्र प्रहार है। इसके अलावा टाइगर ट्रम्प होता है जो कि मानवीय सहायता और आपदा राहत का होता है। वज्र प्रहार विशेष यानी स्पेशल फोर्सेस के को लेकर होता है। एक कोप इंडिया होता है, दोनों देशों के बीच में, वायुसेना के बीच में होता है। मालाबार अभ्यास होता है जिसमें भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये जो चारों देश हैं वो इसमें हिस्सा लेते हैं। एक बहुत बड़ा अभ्यास होता है रिम्पैक, उसमें कई देशों की नेवी का युद्धाभ्यास होता है। भारत भी पार्टिसिपेट करता है उसमें। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत और किस देश के बीच गरुड़ शक्ति अभ्यास आयोजित हुआ है? आंसर होगा इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ है। 1 नवंबर से 12 नवंबर तक आयोजित किया गया। और ये कहाँ पर हुआ है? तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के सिजनतुंग एक जगह है, वहाँ पर आयोजित किया गया। और भारत की ओर से स्पेशल फोर्स के 25 जो है ना वो जवान इसमें उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। ओके, तो ये महत्वपूर्ण बात रही। ओके, तो गरुड़ शक्ति इसके गरुड़ शक्ति, ठीक है, गरुड़ शक्ति कहेंगे हम इसको। तो ये इसके 8 संस्करण हो चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल एनिमेशन डे। आंसर होगा 28 अक्टूबर को। ठीक है, और ये दिवस इंटरनेशनल एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन उसके द्वारा आयोजित किया जाता है, 2002 में घोषित है। और ये यूनेस्को का एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए ये दिवस इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंटरनेशनल एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन यूनेस्को का एक अंग है, संगठन है, तो उसी के द्वारा ये दिवस आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, केंद्र सरकार ने नमो ड्रोन दीदी योजना के लिए वर्ष 2024-25 से 25-26 के बीच में कितनी रकम को मंजूरी दी है? आंसर होगा 1261 करोड़ रुपए, 1261 करोड़ रुपीस। ठीक है, तो नमो दीदी ये ड्रोन दीदी योजना है, तो इसके लिए ये इतनी रकम, नमो ड्रोन दीदी योजना, इसके लिए ये रकम जो है ना आवंटित की गई है। नमो ड्रोन दीदी योजना को 28 नवंबर 2023 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। लक्ष्य यही है कि भारत के 14,500 चुने हुए स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराया जाएगा और इसके ज़रिए वो खेती में इस ड्रोन का उपयोग करेंगे और ये किसानों को किराए पर ड्रोन दिया जाएगा ताकि जो छिड़काव है, यानी कीटनाशकों का छिड़काव हो गया, दवाओं का छिड़काव हो गया, ये सब बहुत आसानी से ये हो सके। तो ये जो स्वयं सहायता समूह हैं वो किराए पर ये काम करेंगे, ये महिलाओं की टीम काम करेगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना का इन्फेंट्री डे कब मनाया जाता है? इन्फेंट्री दिवस, आंसर होगा 27 अक्टूबर को। ये दिवस जो है ना वो स्वतंत्र भारत की पहली सैन्य घटना को याद करने के लिए किया जाता है। दरअसल हुआ ये था 1947 में आज़ादी के ठीक बाद कश्मीर घाटी में पाकिस्तानी सेना और लश्कर आक्रमणकारियों ने हमला कर दिया था। तब भारतीय सेना की जो सिख रेजिमेंट थी तो उसकी बटालियन ने ये जीत हासिल की थी, काफ़ी दूर तक खदेड़ा था। ठीक है, इन्फेंट्री क्या होती है? इन्फेंट्री मतलब पैदल सेना का ये एक सामान्य शाखा है जो कि पैदल ही युद्ध से जुड़ी होती है और दुश्मन के काफ़ी करीब जाकर उससे लड़ाई करती है ये सेना। अगला क्वेश्चन, विश्व बचत दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 30 अक्टूबर को मनाया जाता है, बचत को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्र सरकार ने जन्म मृत्यु के रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, तो मोबाइल ऐप का नाम क्या है? क्या है मोबाइल ऐप का नाम? आंसर होगा CRS ऐप। क्या है? CRS ऐप। ठीक है, CRS ऐप, तो इसको लॉन्च किया है गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में, और जन्म और मृत्यु का जो रजिस्ट्रेशन है इसी मोबाइल ऐप के ज़रिए हो जाएगा। ठीक है,
इस ऐप को किसने डेवलप किया है? तो रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, तो इसके द्वारा ये जो है वो तैयार किया गया है। और तो इसके ज़रिए ये होगा कि पोर्टल पे यानी वेबसाइट पे या फिर ऐप पर रजिस्टर करा सकते हैं, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, प्रमाण पत्र ले सकते हैं। लेकिन उसका प्रोसेस होगा, जैसे कि आपने इंफॉर्मेशन डाल दी, उसके बाद फिर एक डॉक्यूमेंट वगैरह की चेकअप होगा, विजिट भी हो सकता है, और फिर उसके बाद फिर सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या है ना, कानून के अनुसार किसी भी व्यक्ति का जन्म या मृत्यु होने पर 21 दिनों के अंदर में ऐप के ज़रिए या वेबसाइट के ज़रिए ऑनलाइन जानकारी दर्ज कराना वो होगा। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट बात होगी। तो इसके ज़रिए काफ़ी आसानी हो जाएगी जो रोज़मर्रा के काम में जो इस तरह के सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है उसके लिए। अगला क्वेश्चन, विश्व शहर दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 31 अक्टूबर को। इस बार की थीम क्या है? शहरों के लिए जलवायु और स्थानीय कार्रवाई का नेतृत्व कर रहे युवा, ये इस बार की ये थीम है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को घोषित किया हुआ है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत ने अंडर 23 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप 2024, तो उसमें कितने मेडल जीते हैं? आंसर होगा 9 मेडल जीते हैं। 1 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 7 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं भारत ने। कहाँ पर आयोजन हुआ था? अल्बानिया की राजधानी तिराना में हुआ था आयोजन, 21 से 27 अक्टूबर तक। ठीक है, और ये 23 वर्ष से कम आयु के अंडर है, तो उतने तक के जो पहलवान थे उन सब ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो विजेताओं की लिस्ट ये रही। गोल्ड मेडल एकमात्र चिराग चिक्कार उन्होंने जीता है, ये मेंस फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। सिल्वर की बात करेंगे, वो भी एकमात्र है, अंजलि ने जीता है, वुमेन्स फ्री स्टाइल 59 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। इसके अलावा ब्रॉन्ज मेडल ये इतने जीते गए हैं। तो कौन कौन ब्रॉन्ज मेडल जो है वो विश्वजीत मोरे हो गया, मोनिका हो गया, नेहा शर्मा, शिक्षा अभिषेक ढाका हो गया, शिक्षा जो है नाम है, इसका सुजीत कालकर और विकी, तो इन सब ने ये जीत हासिल की है। अगला क्वेश्चन लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महापुरुष की जयंती पर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस यानी नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है? आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो उनकी जयंती को चिन्हित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। 2014 से ये 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस घोषित किया गया था 2014 में। ठीक है, वो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी रह चुके थे। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात रही। तो ये था महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, और छूट जो चल रही है लाभ उठा सकते हैं आप ऐप पर। बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।